एक हरा चोला पहने फकीर रोज हमारे घर के सामने से गुजरता और कहता ये माला जो औरत भी पहनेगी इसका शोर इसका दीवाना हो जाएगा। मुझे इस बात पर यकीन नहीं आता था, लेकिन औरतें कहती कि ये सच कहता है। मेरा शोर मुझसे हर वक्त लड़ता रहता था, इसलिए मैं सोचा मैं वो माला पहन लूं। लेकिन जैसे ही मैंने वो माला पहनी, रात को मेरी आंख खुली तो ये देख के मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। जब मैं अभी 9 उम्र ही थी, जब हमारे घर के बराबर वाले घर में जब ये बाजी अपने शोहर के साथ शिफ्ट हुई, यह घर पिछले कुछ अरसे से खाली पड़ा हुआ था। ये हमारे घर से बिल्कुल जुड़ा हुआ घर था और दोनों घर की छतें भी आपस में मिली हुई थी, एक दीवार दरमियान में थी। पहले इस घर में एक उम्र सीधा जोड़ा रहता था जिनके बच्चे बाहर थे। इन्होंने कुछ अर्सा पहले अपने से यह घर खाली पड़ा हुआ था। अब मैंने देखा कि सुबह ही से सामान आ रहा था और फिर एक टैक्सी से एक खूबसूरत सी लड़की और एक जवान उतरे। इस लड़के को तो मैं सुबह से सामान के साथ आते जाते देख रही थी। इनके साथ एक चंद माह का बच्चा भी था। अम्मा भी ये सब कुछ दिलचस्पी से देख रही थी और साथ साथ इनके तबसरे भी जारी थे जो कुछ इस किस्म के थे, देख तो मुन्नू कोई नया शादीशुदा जोड़ा लगता है। लड़की तो देख बड़ी सोहनी है, मगर इसका मर्द भी कम नहीं, बड़ी खूबसूरत जोड़ी है। हाँ अम्मा, इनका काका भी बहुत प्यारा है। देखा था बिल्कुल जापानी गुड्डा लग रहा था। मैंने भी अम्मा के तबसरे पर राय दी। रात को अम्मा ने खाने में थोड़ा एहतमाम किया और मुझसे कहा कि पड़ोस में दे आओ। मैंने भी शौक से ट्रे थमाई और दुपट्टा ठीक से ओढ़ते हुए घर से निकलकर बराबर वाले घर के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा उस लड़की ने खोला। मैंने ट्रे उसे थमाई तो वो शुक्रिया अदा करने लगी। तब इसने अपना नाम जबी बताया और मुझसे मेरा पूछा। मैंने झट कह दिया कि मैं नाहिल है, मगर सब मुन्नू कहते हैं। ये सुनकर वो हंस पड़ी और कहने लगी, मुन्नू अपनी अम्मी को मेरी तरफ से शुक्रिया कहना। मैं घर सेट कर लूं, फिर 1-2 दिन में मिलने आऊंगी। इसकी तो आवाज भी बहुत प्यारी है। घर आकर मेरा पहला फिक्रा यही था। तो ये थी मेरी बाजी जबीर से पहली मुलाकात। कुछ दिन बाद वो निखरी सी नक्सक से तैयार हुई मुन्ने को लिए हमारे घर चली आई। इसने खीर बनाई थी। लजीजा और ठंडी खीर का कटोरा इसके हाथ में था, जिसने अम्मी को दिया और मैंने लिपट कर इस गोल गुथुन्ने से जापानी गुड्डे को अपनी गोद में भर लिया। वो काफी देर हमारे घर रही और अम्मी के साथ साथ मुझसे भी खूब दोस्ती कर ली। इसकी शादी को अभी 1.5 साल ही हुआ था। शोहर जो इसका कजन भी था, इसके दूसरे शहर तबादले की वजह से इसकी सास ने उसे भी साथ में भेज दिया कि परदेश में जवान बैठा और घर में जवान बहू अकेले रहे। इनकी जहां दीदा मिजाज ने गवारा न किया। यूं ये घर जो काफी अरसे से खाली पड़ा था, इस हसीन कपल के वजूद से आबाद हो गया। मुझे तो मानो कि एक मसरूफियत ही मिल गई थी। इन दिनों में मैट्रिक के पेपर देकर फ्री थी और फुर्सत बेफिक्री के दिन गुजार रही थी। ऐसे में भी जबीर से मेरा खूब दिल लग गया था। वो शक्ल के साथ साथ दिल की भी खूबसूरत थी। अब मैं तकरीबन हर रोज ही दिन के वक्त बराबर में ही पाई जाती के शर्जील भाई तो रात को आते थे। दोनों घरों में वक्त गुजारते। अपनाइयत और खुलूस का गहरा रिश्ता बनता जा रहा था। अम्मा तो बुरी बनकर बच्चे की परवरिश और दीगर मसाइल के लिए एक रहनुमा थी और मुझे बाजी जबी की सूरत में एक बड़ी बहन और सहेली मिल गई थी। मेरी वैसे भी कोई बहन ना थी। 2 भाई थे जो मुझसे बड़े थे और इनकी अपनी ही एक दुनिया थी। वो इसमें ही मगन रहते। इसलिए मेरी जिंदगी में जो कमी थी वो बाजी जबी की आमद से पूरी हो गई। अब मैं अपनी सारी ऊंगी बुंगी बातें इनसे करती जाती, साथ साथ मुन्ने से भी खेलती रहती और वो बड़े मजे से खाना पकाते, कपड़े इस्त्री करते या जूते पॉलिश करती जाती और मुस्कुरा कर मेरी बातों को कोई मजेदार सा जवाब देती जाती। ये बात मैंने नोट की थी कि बाजी जबी अपने शोर से झील भाई से बहुत मोहब्बत करती थी। इनका हर काम अपने हाथ से करती और शोर के काम करते वक्त इनके चेहरे पर एक अनोखी सी चमक और रोशनी फैली महसूस होती। वो इस वक्त मुझे दुनिया की हसीन तरीन औरत लगती थी। कभी तो मैं बातें करते करते चुप कर जाती और मैं खुद से इनका चेहरा देखने लगती। वो मेरी तरफ देखकर चुटकी बजाती और हंसकर कहती, कहाँ खो गई हो मुन्नू। मैं झील कर नजर हटा लेती और बेख्तियार हंसती चली जाती। जैसे बेफिक्री के दिन थे। तब से ही मेरे दिल में यह अरमान जाग उठा था कि मेरे शोहर को भी ऐसा ही होना चाहिए, शर्जील भाई के जैसा, और मैं भी बाजी जबी की तरह इससे मोहब्बत करूं। दीवानी सी मोहब्बत में अक्सर रात की तन्हाई में ये सोचती, कभी शाम डले मैं कुछ पकवान देकर बाजी जबी की तरफ भेजती तो इनका अलग ही रूप नजर आता। पूरा दिन तो वो घर के कामों में मगन रहती थी। बड़े शाम डले वो पूरी दिल जमी से तैयार होती,
पूरा पूरा श्रृंगार करती। इस वक्त तो इनके सच सुबह देखने वाली होती थी। मैं देखती थी कि वो पूरा दिन मुन्ने को भी नहीं सुलाती, अपने साथ साथ लगाए रखती। एक दिन मैंने कह ही दिया, बाजी ये इतना तंग करता है कामों में, उसे आपने सुलाने की आदत नहीं डाली हुई दिन में। तो बेख्तियार कहने लगी, मैं खुद ही नहीं सुलाती इसलिए कि रात में जल्दी और पुरसुकून नींद सोए। पर वो क्यों बाजी, भाई वो टाइम तो मुन्ने के पापा का होता है ना। इन्होंने लूं का एक कुन्ना दांतों में दबाते हुए कहा और फिर खुद ही हंस पड़ी। मैं भी साथ हंसने लगी और बेख्तियार इनकी मोहब्बत के दायमी होने की दुआ मांगने लगी। बस ये उम्र तो थी ये ख्वाब बनने वाली। मेरे सब रात एक ऐसे शरीक सफर की संगत से आबाद हो चुके थे और इनमें ख्वाबों में बाजी जी भी होती और एक धुंधला सा खाका मेरे हम सफर का इन तस्वुरात में उभर आता। ये सबके बीच में इंटर कर चुके थे। बाजी जी बी के यहाँ एक और मेहमान की आमद थी कि पता चला कि शर्जील भाई ने, जो काफी अरसे से कोशिश कर रहे थे, आखिरकार कामयाब हुए और इनका ट्रांसफर बिन के ही शहर में हो गया। एक हफ्ते में ही इनकी वापसी थी। बाजी जी बी ने जब ये खबर सुनाई तो मेरे साथ साथ अम्मी भी उदास हो गई। बहुत इंसानियत और मोहब्बत हो गई थी, मगर इनको जाना था सो चले ही गए। मैंने और अम्मी घर का सामान पैक करने में इनकी काफी मदद की और एक दिन वो हमें दिल गैर छोड़कर चली गई। मुझे तो कई दिनों चैन न आया, वक्त ही नहीं कटता था, अजीब सी बेकरारी रहती। वो तो शुक्र है कि मेरी पढ़ाई शुरू हो गई तो दिल को कुछ सुकून हुआ। दूसरी जन्म अम्मी ने दोनों भाइयों के लिए लड़की देखने की मुहिम शुरू की थी, जो जल्दी इख्तिताम को पहुंची और हम सब शादी की तैयारी में मसरूफ हो गए। 6 महीने के शदीद तरीन मसरूफियत और तैयारी के बाद दोनों भाभियां घर में आई। दोनों ही अच्छी आदत की पढ़ी लिखी और सुलझी हुई थी, मगर बहुत चाहने के बावजूद मेरी इनसे इस तरह की बॉन्डिंग न हो सकी जैसे बाजी जी बीन के साथ थी। मैं इनके अंदर एक दोस्त, एक राजदान, सहेली ढूंढती, मगर वहाँ रस्मी सा एक ताल्लुक नजर आता। शायद नंद और बावज का रिश्ता रहा कि दीवार ठाया। फिर मेरे लिए बाजी जी बीन जैसा कोई और नहीं था। जो भी था, मगर मैं अक्सर अपने भाइयों और भाभियों के आपसी मामलात का मुवाजना करती तो इसमें भी कहीं मोहब्बत की वो शेरनी और खलूस सी मीठी दीवानगी कहीं नजर न आती। बस वो भी बहुत से शादीशुदा जोड़ों की तरह एक साथ रह रहे थे। मैं ऐसा रुखा पेका रिश्ता नहीं गुजारना चाहती थी, इसलिए अभी से दुआ करते कि अल्लाह पाक मुझे बहुत मोहब्बत करने वाला शरीक सफर अता करे तो मेरे दिल में भी इसकी ऐसे ही शदीद मोहब्बत डाल ले। भाइयों की शादी को साल हो चुका था, मेरे भी फाइनल ईयर के पेपर चल रहे थे। इन्हीं दिनों घर में कुछ अजनबी मेहमान की आमद होने लगी। पढ़ाई की वजह से मैं इतनी मगन थी कि मैंने किसी बात पर कोई तवज्जो न दी। मुझे कुछ होश ही ना था कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। पेपर से निमट जाने के बाद जब कुछ ओसान बहाल हुए तो पता चला कि मेरे लिए कुछ रिश्ते आए थे, जिसमें से एक दो काबिल गौर थे। मैंने मुझसे कहा भी कि मुझे इधर से निकाल देने की बहुत जल्दी है आपको। इस पर वो नम आंखों से कहने लगी कि यही दस्तूर है दुनिया का, वरना बेटी से प्यारा कुछ नहीं। बादशाह भी बेटी को घर रखकर नहीं बिठाते। अब तालीम भी मुकम्मल कर चुकी हो, वक्त से अपने घर की हो जाओ तो हमारी जिम्मेदारी भी पूरी हो। मैं अम्मी के गले लग गई और बेख्तियार रो पड़ी। अम्मी ने कहा कि पगली क्यों रोती है, देख रहे शादी के बाद कैसे लड़कियां शोर को प्यारी हो जाती हैं, फिर माएं बुलाएं भी तो सौ बहाने बनाते हैं ना आने के। इस वक्त मुझे जबीर बाजी की याद आ गई। वो भी अपनी अम्मी के घर कम जाती थी। जब मैं पूछती तो वो अपने शोर का नाम लेकर कहती, वो कहीं भी नहीं जाने देते। वो कहते हैं मेरी निगाहों के सामने ही रहा करो। क्या सच में ऐसा होता है? शादी के बाद क्या सच में औरत अपने शोहर की होकर रह जाती है? और क्या मैं भी शादी के बाद अपनी माँ को मिक्के को भूल जाऊंगी? खैर मैं अम्मा के पास अपने कमरे आ गई। मुझे अब डर लगने लगा था। जो मैंने ख्वाब से जा रखे थे, अगर वो सारे चिकना चूर हो गए तो मेरा क्या होगा? कुछ दिन बाद मेरी मंगनी हो गई, साथ शादी की भी तैयारी शुरू हो गई। अम्मा से मैंने एक बार डरते डरते कहा, क्या मैं अपने होने वाले शोहर की तस्वीर देख सकती हूँ? अम्मा कहने लगी, मुझे जैसा भी है तुम्हारे लिए अच्छा ही है और उम्मीद करती हूँ तुम्हें खुश रखेगा, क्योंकि मैं किसी के साथ किया वादा निभाना चाहती हूँ। मैंने हैरानगी से अम्मा से पूछा, किससे कैसे वादा निभाना चाहती हैं? अम्मा ने लाख पूछने पर भी ना बताया, बस इतना कहा, वक्त आने पर पता चल जाएगा तुम्हें। मैंने भी जिद छोड़ दी और दिनों का पता ही ना चला और मैं मेहंदी की रात आ गई। मेहंदी की रस्म के बाद मैं कमरे में बैठी अपनी सोचों में गुम थी। अचानक मोबाइल बजा। मैंने उठकर देखा, फोन नंबर तो बाजी जबीन का था। वो भी इतने अरसे बाद ऑन हुआ था, क्योंकि बाजी का नंबर अचानक से एक दिन बंद हो गया था, जिसके बाद मेरा बाजी से कोई राब्ता नहीं हुआ था। मैंने जल्दी से कॉल रिसीव की
बिना हालचाल पूछे बस अपनी बातें करने लगी। इनसे नाराज थी। इन्हें कहने लगी, बाजी आप बहुत बुरी हैं, मैंने आपको इतना याद किया, आपने अचानक से राब्ता खत्म कर लिया था, जानती हैं मैं कितना रोई थी। बाजी आपको पता है मेरी शादी हो रही है, आज मेरी मेहंदी है, आप बस मेरे लिए दुआ करना। शर्जील भाई जैसे आपसे मोहब्बत करते हैं ऐसे ही मेरा शोहर भी मुझसे मोहब्बत करे। मैं जानती हूँ आप नहीं आ सकेंगे, मगर फिर भी मैं आपको बहुत याद करूंगी। बस मेरे लिए ये दुआ कीजिएगा मुझे भी आपके शोहर जैसा शोहर मिल जाए, क्योंकि मैंने ऐसे ही ख्वाब से जा रखी हैं। मैं बस बोलती जा रही थी, पर दूसरी तरफ से यूं लग रहा था जैसे वो मुझे खामोशी से बस सुन रही हूँ। मैं एकदम से आस्था हुई और बाजी से कहने लगी, अब जवाब क्यों नहीं दे रहे? मैंने 2-3 बार पूछा मगर कॉल कट हो गई। मुझे हैरत हुई, इतने अरसे बाद राब्ता किया और मुझसे कोई बात भी नहीं की। वो किसी बात पर मुझसे नाराज तो नहीं होगी थी जिसकी वजह से वो मुझसे बात नहीं करती, पर अगर नाराज होती तो मुझे कॉल क्यों करती? मुझे कुछ समझ नहीं आई। बहुत देर तक मैं इसी गलती में उलझी रही, मगर अगला दिन बहुत मसरूफ था जो मैं हर बात ही भूल गई। अगले दिन मेरा निकाह हुआ, फिर रुखती का वक्त आ गया, पर मेरे सामने अभी तक मेरा शोहर नहीं आया था। मेरे लिए इससे ज्यादा जज्जस की बात क्या हो सकती थी? मैंने अभी तक इस शख्स को देखा ही नहीं था जिसके साथ मेरा निकाह हो चुका था, जिसकी मैं शरीके हयात बन चुकी थी। आखिर मेरी रुखती भी हो गई, मैं अपने ससुराल आ गई। मेरी सास ने मुझे अपने पास बिठाया और मुझे कहने लगी, बेटा तुम तो मेरे बेटे की हालत जानती हो, अगर वो कुछ बोल दे तो इसकी बात का बुरा मत मनाना। मैं सोचने लगी क्या हालत है मेरे शोहर की, जो मुझे नहीं मालूम कैसा है मेरा शोहर। सास मुझे मेरे कमरे में छोड़ आई और मुझे तिजस था अपने शोहर को देखने का, और बस दिल में यही दुआ कर रही थी जैसा मैंने सोचा था ऐसा ही मुझे मिले। मैं लंगोट टोरे बैठी हुई थी, मुझे कदमों की आवाज सुनाई दी। मेरा दिल बुरी तरह से धड़कने लगा। अचानक मुझे किसी की आवाज आई, तुम थक गई होगी, उठो चेंज करके आराम कर लो। इस कदर बेरुखी से कहा गया, मुझे कुछ होने लगा। मुझे आवाज भी सुनी सुनी लग रही थी। मैंने एकदम से घूंघट उठा कर देखा और सामने खड़े शख्स को पागलों की तरह देखने लगी। मेरा मुंह हैरत से खुला रह गया। मैं इर्द गिर्द कमरे को देखने लगी, ना रही ना इससे कोई सवाल किया ना जवाब किया, पर मेरे अंदर एक एक सेकंड में हजारों सवालात उठ रहे थे। पर मैं करती तो क्या? मुझ में तो सामने के शख्स को देखने की हिम्मत भी नहीं थी। फिर मैं इससे सवाल कैसे करती? ये मेरे साथ क्या हो गया था मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। शादी के कुछ दिन बाद इसका रवैया पहले से भी बुरा हो गया। वो बात बात पर मुझसे झगड़ा करने लगता, कोई मेरी बात ना सुनता और मैं घुट घुट कर मरने लगी। सब कुछ मुझे लगा मेरी जिंदगी से खत्म हो गया था। मैं इसे हकीकत मालूम करने के लिए कोई सवाल करती, वो बदले में मुझे गुस्से में कहता, औरत का मतलब बेवफा है। मैं जानना चाहती थी आखिर इसकी जिंदगी में ये मोड़ कैसे आ गया था। मेरी अम्मा ने आखिर क्या वादा किया था, किसी से क्या था? हजारों सवालात थे पर इनके जवाब देने वाला कोई भी ना था। मैं अपनी सास से पूछती तो वो कह देती, तुम इस बात का जिक्र मत किया करो, पर मैं कैसे ना करती? मुझे तो वो दीवानगी याद थी, मैं कैसे भूल सकती थी? मैं सुबह के वक्त किचन में खड़ी नाश्ता बनाने में मसरूफ थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जल्दी से अपने दुपट्टे के पल्लू से अपने हाथ साफ किए और बाहर जाकर देखा। सामने एक सब्ज रंग का चोला डाले एक फकीर खड़ा हुआ था। मैंने उसे पैसे पकड़ाए, वो बदले में मुझे एक माला पकड़ाने लगा। मैंने हैरानगी से कहा, बाबा ये क्या है? वो कहने लगा कि इस माला को जो औरत पहनती है इसका शोर इसका दीवाना हो जाता है। मैंने कहा ऐसा बड़ा कैसे मुमकिन है? मैं दरवाजा बंद कर वापिस आ गई और नाश्ता बनाने लगी, पर मेरे दिमाग में इसकी बातें घूम रही थी। क्या ऐसा मुमकिन था? मैं सोचने लगी आखिर मैंने इससे माला क्यों नहीं ली। फिर मुझे बाजी जबीन की एक बात याद आ गई। आंखों में नमी तैरने लगी। मैंने जल्दी से अपनी आंखों की नमी साफ की। इस वक्त मुझे अपने शोर की आवाज आई। वो मुझे कहने लगा, मुझे खाना दे दो। मैंने कहा बस लेकर आ रही हूँ। वो कमरे में चला गया। मैं इसके लिए खाना लेकर गई। वो मेरे हाथ से ट्रे पकड़ कर खाना खाने लगा और मैं उसे देख रही थी। कभी तो मेरी जगह इस शख्स के दिल में बनी ही जानी थी। ये सोचकर ही मैं भी जिंदगी गुजार रही थी। इस दिन तो उसे एहसास होगा मैं उसकी बीवी हूँ। वो नाश्ता करके चला गया। आज मुझे अपने सारे ख्वाब टूटे हुए महसूस हो रहे थे। इस शख्स ने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। मुझे रोना आ रहा था। आज मुझे समझ आई लोग क्यों कहते हैं ख्वाब नहीं सजाने चाहिए, क्योंकि ख्वाब नहीं देखने चाहिए। आज पता चला था ये सब टूट जाते हैं, बहुत तकलीफ होती है। और मेरे ख्वाब भी आज इसी तरह टूट गए थे और तकलीफ हो रही थी। न जाने कितनी बातें कितने सवाल ज़हन में गर्दिश कर रहे थे। चैन नहीं आ रहा था। आखिर इस शख्स की लाइफ में क्या हो गया था जो ये ऐसा हुआ है? क्यों ऐसे मेरे साथ कर रहा है?
मेरा क्या कसूर है? मुझे तो किसी ने कुछ बताया भी नहीं, यहाँ तक कि अपनी सगी माँ ने भी। ना जाने इन्होंने किससे क्या वादा पूरा किया है। अगले दिन फिर से वही सब्र चोले वाला बाबा आया। फिर भी मेरा दिल न माना मैं इसे वो माला लूं, पर इसके जाने के बाद वही पछतावा रह गया। इस दिन दोपहर टाइम मैंने अपनी सास से पूछा बच्चा किधर गया था, पर सास ने कोई जवाब न दिया और कहा ये टॉपिक मत खोला करो, मट्टी डाल लो इस पर, क्योंकि इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। मुझे कोई कुछ नहीं बता रहा था। अब मैं जानती थी मुझे अम्मा बता सकती है या फिर दूसरा शख्स वो खुद है जो मुझे अपने बारे में बता सकता है। मैंने रात तक इसका इंतजार किया। जब वो रात को घर आया इसका मूड काफी खराब लग रहा था, जिसकी वजह से मैंने इससे कोई सवाल ना किया और जाकर लेट गई, क्योंकि मैं जानती थी इस वक्त अगर मैं इससे कोई बात करती तो मुझे ही इससे बातें सुननी पड़नी थी। मैं भी खामोशी से जाकर सो गई। अगले दिन कुछ औरतें हमारे घर आई हुई थी, जो कि मेरी सास के पास बैठी हुई थी और आपस में बातें करने में लगी हुई थी। अचानक मेरा ध्यान इनकी बातों की तरफ गया। वो औरतें इस बाबे के बारे में बात कर रही जो माला देने आया था। मतलब सच में इस बाबे से माला लेने से शोर ऐसा हो जाता है। मैंने सोच लिया था अब मैं भी उसे माला लेकर अपने शोर से पूछूंगी आखिर इसके साथ क्या हुआ। अगले दिन जब वो माला बेचने आया मैंने जाकर उसे एक कदर माला खरीद ली। रात के वक्त जब मेरा शोर घर आया इसने फिर भी मुझसे कोई बात नहीं की। मैंने माला भी डाली हुई थी। मुझे सबकी बातें झूठ लगने लगी, क्योंकि आज इसका बहुत ज्यादा मूड खराब था। जैसे मैंने इसे बात की तो वो मुझे खा जाएगा। मैं सो गई। अचानक रात के वक्त मेरी आंख खुली रोने की आवाज से। मैं आंखें मलती हुई उठी। मेरी नजर कमरे के दरमियान में गई। वो बच्चों की तरह सामने खिलौने बिखराए घुटनों पर ठोडियां लगाए रो रहा था। वहां पर और भी ऐसी चीजें मौजूद थी जो कि मैंने हमेशा देखी थी। एक अंगूठी एक चैन पड़ी थी और ये चीज तो कई साल मैंने देखी थी। मैं इसके पास गई। वो एकदम से रोता हुआ मेरे गले से लग गया और कहने लगा तुम तो जानती हो ना मैं उसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, फिर वो क्यों मुझे अकेले रास्ते में छोड़कर चली गई है। वो बुरी तरह रो रहा था। मैंने कहा वो गई कहाँ थी, प्लीज आप बताएं ना मुझे शर्जील। जबी आपी तो आपसे बहुत मोहब्बत करती थी, वो आपको छोड़कर कहाँ गई है? और आपका तो बच्चा भी इतना प्यारा था, वो किधर गया है? वो रोता हुआ कहने लगा जानती हो जबी और मैं मेरा बेटा हम घूमने गए थे, वहां पर हमारा एक्सीडेंट हुआ था। पहले मैंने अपने दोनों बच्चे खो दिए थे। जब जबीन को पता चला हमारे बच्चे इस दुनिया में नहीं रहे तो यूं लगे जैसे इसने भी जिन्हें छोड़ दिया हो। जानती हो मैंने इतने माह तक मजदूरी वाली जिंदगी गुजारी है। मांझबी भी मुझे अकेला छोड़ गई। तुम भी एक दिन छोड़ जाओगी, वो रोता हुआ कह रहा था। मैं उसके आंसू साफ करती हुई कहने लगी मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी, कभी नहीं जाऊंगी छोड़कर। आप प्लीज मेरे साथ ठीक हो जाए, मैं भी आपको उदास नहीं होने दूंगी। वो कहने लगा जब मैंने तुम्हारी अम्मा से वादा किया था तुम्हारी अम्मा तुम्हारी शादी मुझसे कर देंगी, क्योंकि तुम्हें मुझ जैसा शोहर चाहिए था। पर जानती हो तुम अब मुझे जबीन की तरह लगती हो। मैं तुम्हारी कदर करना चाहता हूँ। इसके बाद नहीं जानती माला का असर था या जो कुछ भी था, मुझसे शर्जील मोहब्बत करने लगे और इसी तरह जैसे मैं ख्वाब देखती थी।